Welcome students to our next video lecture which is about the cost of capital. So let's see कि कौन कौन से topics हम इस chapter में cover करेंगे. So these are the topics which we will be covering in this video lecture. सबसे पहले हम बात करेंगे cost of capital की, कुछ introduction, some preliminaries. फिर उसके बाद बात होगी cost of debt पे, फिर cost of preferred stock पे बात होगी, फिर हम डिस्कस करेंगे cost of common stock और आखिर में चैप्टर के लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, इस पे डिस्कशन होगी, इस पे डिटेल में बात होगी. स्टूडेंट्स, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ अ टर्म फॉर फंड्स दैट फर्म्स यूज़. वो पैसा, वो फंड्स जो बिज़नेस के अंदर यूज़ होता है, बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाता है जो पैसा, तो उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल. Businesses frequently need that capital to expand their business. ठीक है, अपने ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए they need those funds. वो फंड्स कहाँ से आते हैं, वो कैपिटल कहाँ से आता है? There are two sources mainly. या तो वो क्रेडिटर्स से ले सकते हैं. क्रेडिटर्स से कैसे लिया जाता है पैसा? By issuing bonds. ठीक है, अब उन बॉन्ड्स को जो परचेज करेंगे they will be paying some money to the business. और वो पैसा, वो फाइनेंसिंग होगी और वो कैपिटल बन जाएगा बिजनेसेस के लिए. इसी तरह लोन भी ले सकते हैं एक बैंक से. ठीक है, वो भी क्या होगा? वो क्रेडिट फाइनेंसिंग होगी. कर्ज जो लोन होता है, बैंक लोन, वो क्रेडिट फाइनेंसिंग होगी. सो बोथ ऑफ दीज पार्टीज़ आर एक्चुअली द क्रेडिटर्स जो बॉन्ड्स परचेज करते हैं कंपनी के, या वो बैंक या वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को, बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो बोथ ऑफ दिस पार्टीज़ आर दी क्रेडिटर्स. दूसरा जो सोर्स है फंड रेजिंग का, कैपिटल जनरेट करने का, वो हैं ओनर्स, द शेयर होल्डर्स. सो द बिजनेसेस डू सो बाय इशूइंग द प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक टू द शेयर होल्डर्स, टू द ओनर्स. बट रिमेंबर, ये जो भी कैपिटल रेज किया जाता है बिजनेस के लिए, इट डज़ नॉट कम फ्री, बिकॉज देयर इज़ ए सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड. सो ये कैपिटल भी फ्री में नहीं आता. द रीज़न इज़ दैट द सप्लायर्स ऑफ दैट कैपिटल, वेदर क्रेडिटर्स और ओनर्स, they require some compensation over their funds that they have provided to the business. और वो कॉम्पनसेशन, अगर वो क्रेडिटर्स हैं तो इंटरेस्ट के फॉर्म में होगी कॉम्पनसेशन. दे विल नीड द कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और वो उनके लिए रिटर्न होगा. ठीक है, उन्होंने जो लेंडिंग की है, बिज़नेस को जो पैसा दिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, वो उनका रिटर्न होगा उस कैपिटल के ऊपर. और अगर शेयर होल्डर्स हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर, सो दे विल सर्टेनली नीड डिविडेंड. तो वो डिविडेंड उनकी कॉम्पनसेशन होगी, उनका रिटर्न होगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल बेसिकली टॉक अबाउट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंडिंग. वो क्रेडिटर्स हों, ठीक है, क्रेडिट फाइनेंसिंग हो, डेट फाइनेंसिंग मतलब, या वो इक्विटी फाइनेंसिंग हो, हम उन दोनों के लिए कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिन करेंगे. But to determine a firm's overall cost of capital, the first step is to determine the cost of capital from each category of supplier. मतलब अगर हम overall cost determine करना चाहते हैं, find out करना चाहते हैं, so first we will need to find out or determine the cost of each component, each category. Debt financing हम अलग करेंगे और equity financing, और फिर उसके अंदर preferred की अलग और common stock की अलग हम कॉस्ट डिटर्मिन करेंगे. और एंड में फिर जाके हम क्या करेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटर्मिन करेंगे. सो ये जो एक एक कैटेगरी की कॉस्ट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट की जब हम बात करते हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट विच वी पे टू द क्रेडिटर्स, लाइक जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, या किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने कोई बोरोविंग की, लोन लिया,
तो उस पे हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सिंपली वो इंटरेस्ट जो है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट रिप्रेजेंटेड बाय के डी। बट ये के डी जो है, ये कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज़ नॉट दैट कॉस्ट विच अ फर्म bears एज अ रिजल्ट ऑफ taking loan from a bank or issuing bonds to the investors, क्योंकि you all know कि interest expense जो है this is a tax deductible expense। मतलब ये कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो उससे पहले हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिडक्ट कर लेते हैं और उस वजह से हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। सो उस टैक्स बेनिफिट को भी जब हम कंसिडर करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट में, तो इट बिकम्स द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द AT/KD। एंड दिस इज़ एक्चुअली द डेट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो एक फर्म बेयर करता है। और एक फर्म पे जो कॉस्ट आती है डेट की, वो असल में ये है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ डेट KD। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिस इंडस्ट्रीज़। सपोज़ एलिस इंडस्ट्रीज़ ने $1,00,000 बोरो किए, उनको चाहिए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए। 10% इंटरेस्ट है इन $1,00,000 पे, इस अमाउंट पे, जो बैंक जो है या कोई और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो डिमांड कर रहा है इनसे। सो दे विल बी पेइंग 10% इंटरेस्ट रेट एनुअली, ठीक है, 1 साल का। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है इस लोन पे। सो ये बनता है $1,00,000 का 10%, ये $10,000 ये बनते हैं, ठीक है। तो इनको हर साल $10,000 ये पे करने होंगे उस क्रेडिटर को, उस इंस्टीट्यूशन को जिनसे इन्होंने ये $1,00,000 ये बोरो किए हैं। लेकिन सिर्फ ये इनकी जो $10 का अमाउंट है और ये 10% जो इंटरेस्ट रेट है, दिस इज़ ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है। बट एक्चुअल में क्या होगा जब हम टैक्स को भी इसमें एडजस्ट करेंगे, फिर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? ऑब्वियसली फिर इन पे जो कॉस्ट होगी वो 10% नहीं आएगी, वो कम आएगी। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स, दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर बोरोइंग एंड आफ्टर बोरोइंग। पहले देखते हैं कि जब बोरोइंग नहीं की, ये लोन नहीं लिया $1,00,000 का, तो इनकी इनकम स्टेटमेंट की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। तो इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो $50,000 है। सपोज़ EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ऑपरेटिंग इनकम हम EBIT को कहते हैं। तो वो $50,000 है, लोन नहीं लिया, दैट्स वाई इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका 0 है। तो बिफोर टैक्स इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या इनकम बिफोर टैक्स वो इनका बनेगा सेम $50,000। अब इनकम टैक्स ये जो रेट है सपोज़ 40% है, तो $50,000 ये जो अमाउंट है दिस इज़ एक्चुअली दी टैक्सेबल अमाउंट और इस पर टैक्स चार्ज होगा। तो 40% इस $50,000 का अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बनता है $20,000। नाउ 50,000 माइनस 20,000, सो $30,000 इज़ दी नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ऑफ दी एलिस कॉरपोरेशन या एलिस इंडस्ट्रीज़। अब लेट्स सी कि बोरोइंग के बाद क्या पोजीशन होगी। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम $50,000। अब $1,00,000 इन्होंने बोरोइंग कर ली है, लोन ले लिया है, जिस पे ये 10% इंटरेस्ट एनुअली पे कर रहे हैं। तो वो 10% के हिसाब से $10,000 बनते हैं जो इनके चार्जेस हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो $10,000 जब हम माइनस करते हैं तो $40,000 ये आ जाएंगे। अब ये टैक्सेबल इनकम है इस केस में। तो $40,000 पे अब 40% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा, तो वो बनेगा $16,000। नाउ यू कैन सी कि पहले बोरोइंग से पहले इनका जो टैक्स था वो $20,000 था। अब बोरोइंग के बाद इनका टैक्स $16,000 है, तो टैक्स में इनको बेनिफिट मिला $4,000 का। इस पर हम दोबारा बात करेंगे कि ये क्या है। अच्छा, नेट इनकम 40,000 माइनस 16,000, तो $24,000 इनका नेट इनकम ये होगा आफ्टर बोरोइंग। तो अब ठीक है, इन्होंने $10,000 तो पे किए एज इंटरेस्ट एक्सपेंस, बट एक्चुअल में इनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा तो आप देख लें कि बोरोइंग से पहले इनकी नेट इनकम वो बन रही है $30,000 और बोरोइंग के बाद बन रही है $24,000।
तो नेट इनकम में इनका सिर्फ जो फ़र्क आया वो $6,000 का है, नॉट $10,000 जो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इन पे जो बर्डन आया इस इंटरेस्ट का, ये डेट लेने का, बोरोविंग करने का, वो $10,000 ठीक है, इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल बर्डन इनके ऊपर आया $6,000 एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट जो इनको मिला इंटरेस्ट की वजह से। और मैंने आपको पहले भी बताया इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो टैक्स पे करने से पहले हम टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो उस वजह से टैक्स में इनको बेनिफिट मिला $4,000 का। तो एक्चुअल कॉस्ट इनको पड़ी 10,000 की बजाय $6,000। तो $6,000 अब $1,00,000 का ये 6% बन रहा है। तो इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट इस डेट की है, इन $1,00,000 डेट की, वो 10% नहीं बल्कि 6% बन रही है। अच्छा, ये जो टैक्स में इनको बेनिफिट मिला तो इसको हम कहते हैं डेट टैक्स शील्ड। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म है विच इज़ रेफर्ड टू द बेनिफिट which a firm receives in tax due to the presence of debt on its balance sheet। डेट लेने की वजह से बैलेंस शीट पे जो डेट होता है, एक कंपनी जब बोरोविंग करती है तो डेट की वजह से जब उस कंपनी को, उस फर्म को टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उस टैक्स बेनिफिट को हम कहते हैं डेट टैक्स शील्ड, बिकॉज डेट प्रोवाइड्स यू अ शील्ड अगेंस्ट टैक्स। ठीक है, तो अब हमारी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ डेट KD नहीं होगी, बल्कि एक्चुअल कॉस्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट, तो वो हम करेंगे ATKD के थ्रू, और उसका फार्मूला होगा ATKD इज इक्वल टू KD इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, T होगा। अच्छा, अब इसी LS इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल को हम ये लेते हैं और फार्मूला के थ्रू इनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट मींस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी कॉस्ट बन रही है। सो ATKD इज इक्वल टू, इनकी जो कॉस्ट ऑफ डेट थी KD वो 10% है, विच इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट दे आर पेइंग टू दी बैंक, जिस बैंक से इन्होंने लोन लिया है, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। सो टैक्स रेट इन दिस केस इज़ 40%। अच्छा, रिमेंबर के फार्मूला में जब हम पुटिंग करते हैं तो हम परसेंटेज टर्म्स में नहीं लिखते, वी डिवाइड दैट परसेंटेज नंबर बाय 100 और फिर उसके बाद हम विदाउट परसेंटेज लिखते हैं। सो 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 इट विल बिकम 0.06, और अब हम अगेन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 6%। सो एक्चुअल कॉस्ट जो इनकी है डेट की, विच इज़ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, उन $1,00,000 लोन के ऊपर वो 10% नहीं होगी, वो होगी 6%। ठीक है, नाउ वी मूव टू दी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय KP, और इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो वो इन्वेस्टर्स जो एक कंपनी का प्रेफर्ड स्टॉक परचेज करते हैं, ठीक है, दोस्त प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, तो वो जो रिटर्न डिमांड करते हैं कंपनी से, उनको जो रिटर्न रिक्वायर होता है वो रिटर्न बनेगी कॉस्ट उस प्रेफर्ड स्टॉक की। ठीक है, कंपनी के लिए तो एक तो वो उनका जो रिटर्न है वो जो डिमांड कर रहे हैं वो बनेगी कॉस्ट, एंड सेकंड इसमें एक नई चीज़ है जो डेट में नहीं थी जब हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे थे, फ्लोटेशन कॉस्ट। स्टॉक मार्केट में जब प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक इशू किया जाता है, सो वी आल्सो से दैट फ्लोट किया जा रहा है। ठीक है, इसको फ्लोट करना भी कहते हैं। तो शेयर्स फ्लोट करने की जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो आपके लिए ये शेयर्स इशू कर रहा है मार्केट में, इन्वेस्टर्स को सेल कर रहा है आपके शेयर्स। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट बैंक की फ़ीस या उसकी जो कमीशन है, उसमें उसका जो कमीशन है वो, प्लस इसमें जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो सारे लीगल मैटर्स को देख रहे होते हैं, तो उनकी फ़ीस होती है अलग से। इसके अलावा स्टॉक मार्केट पे जो आप स्टॉक को रजिस्टर करवाते हैं, मतलब फाइलिंग जो उसकी होती है, तो उस फाइलिंग की अलग फ़ीस होती है। तो ये सारी मिल के बनती है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हम आते हैं फार्मूला पे
कि प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस फार्मूला से करेंगे, तो KP इज इक्वल टू DP. D refers to the dividend, the expected dividend next year, कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है वो होगा DP. देन करंट मार्केट प्राइस जो है इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में इनकी प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस पर शेयर वो होगी PP. देन माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, F रेफर्स टू द फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी अभी हमने बात की. Let's take the example of Ellis Industries again. Suppose Ellis Industries has issued preferred stock that has been paying annual dividends of $2.50 and is expected to continue to do so indefinitely. The current price of Ellis preferred stock is $22 per share and flotation cost is $2 per share. Ellis Industries ने preferred stock issue किया और ये उन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को $2.50 ये पर शेयर डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है. और ये जो प्रेफर्ड स्टॉक इन्होंने इशू किया उसकी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में उसकी एक शेयर की प्राइस वो $22 है. और उस एक शेयर के इशू करने पे जो कॉस्ट इनकी आई वो $2 पर शेयर है. तो अब हम देखते हैं कि इनके इस प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट कितनी बन रही है. So we will use the formula, the same formula. KP is equal to DP divided by PP minus flotation cost जो कि है F. So dividend DP वो $2.50 है, PP current market price $22 minus flotation cost F वो $2 है. सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा 12.5%, ठीक है. तो एलिस इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है उस प्रेफर्ड स्टॉक पे एलिस इंडस्ट्रीज़ की जो कॉस्ट आएगी वो 12.5% होगी. फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलरेडी इनको पड़ चुकी है और ये जो डिविडेंड पे करेंगे $2.50 उसको मिला के जो टोटल कॉस्ट इनको पड़ रही है प्रेफर्ड स्टॉक की वो 12.5% है. अब यहाँ पे एक चीज़ वो डिस्कशन के लायक है कि डेट पे जो कॉस्ट इनको पड़ी वो कम थी 6% और प्रेफर्ड स्टॉक पे इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो 12.5% है, विच इज़ मोर दैन डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट. अब ये क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स टेक मोर रिस्क दैन द क्रेडिटर्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं कंपनी को. अच्छा, ये रिस्क लेते कैसे हैं और कहाँ पे लेते हैं? तो ये जब एक कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उनके जो एसेट्स होते हैं उस कंपनी के एसेट्स वो लिक्विडेट होते हैं, मतलब सेल आउट किए जाते हैं थ्रू ऑक्शन. तो सेल आउट करने पे लिक्विडेट करने पे जो उनको प्रोसीडिंग्स मिलती हैं उससे जो पैसे जो प्रोसीड्स मिलते हैं, पैसे आते हैं, वो पैसे फिर वो उन लोगों को देते हैं जिन के कंपनी के ऊपर क्लेम्स हैं, ठीक है. अब सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो होती है क्रेडिटर्स को. सो क्रेडिटर्स जो है दे आर ऑन द सेफ साइड एज़ कम्पेयर टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि इनको बाद में होती है पेमेंट और क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट हो जाती है. तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि उनको अपनी फुल पेमेंट मिल जाएगी, उनकी जो डेट की पेमेंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसलिए वो कम रिस्क लेते हैं कि उनको पेमेंट पहले हो जाती है, फिर उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट होगी इन केस अगर पैसे बच जाते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करने के लिए, तो फिर इनको पेमेंट होगी. इनकी पेमेंट पूरी हो जाती है नहीं होती, ये अब डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी रिमेनिंग है. सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग मोर रिस्क दैन दी क्रेडिटर्स. इसलिए इनकी जो कॉस्ट है और ये जो रिटर्न डिमांड करते हैं कंपनी से, इनका जो रिक्वायर्ड. अच्छा, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी. प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स या प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में जो डिफरेंस है वो मैं पहले बता दूं. जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है, ठीक है, जस्ट लाइक दी क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं कंपनी को या जो बॉन्ड्स परचेज करते हैं कंपनी के, उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है. इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है.
कॉमन स्टॉक होल्डर्स को फिक्स नहीं मिलता। प्रेफर्ड को डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगी, वो जो अमाउंट होगी उसमें से फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि वो कितना डिविडेंड पे करते हैं। फुल डिविडेंड देते हैं, हाफ डिविडेंड देते हैं, या बिल्कुल ज़ीरो डिविडेंड पे करते हैं। सो इट डिपेंड्स। सेकंड जो डिफरेंस है वो डिविडेंड पेइंग का है कि पहले डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और उसके बाद डिविडेंड पे किया जाता है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। इसके अलावा जो डिफरेंस है उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट वैसे ही बता देता हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो उसके एसेट्स को लिक्विडेट करने के बाद फिर जो पेमेंट की जाती है तो पहले क्रेडिटर्स को, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। सो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, दैट्स वाई दैट स्टॉक इज कॉल्ड प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, नाउ वी मूव टू द डिस्कशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। यहाँ पे हम पहले कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन इक्विटी वो कैलकुलेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के एस। एस मीन स्टॉक। इंटरनल कॉमन इक्विटी कौन सी है? ये जो डिविडेंड, अभी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी की होती है कि वो कितना डिविडेंड पे करते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। फुल डिविडेंड पे करते हैं, हाफ करते हैं, या ज़ीरो करते हैं। तो अगर वो डिविडेंड में कट करते हैं, ठीक है, और फुल डिविडेंड पे नहीं करते, सो जो अमाउंट वो नेट प्रॉफिट में से अपने पास रख लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फंडिंग चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंड दे आर नॉट गोइंग फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कि कोई नए शेयर्स, नया स्टॉक इशू किया जाए या बॉन्ड्स इशू किए जाएं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाए, उसकी बजाय ये प्रेफर करते हैं इंटरनल फंड्स को, तो ये डिविडेंड्स में से रिटेन कर लेते हैं। और वो जो रिटेन करते हैं, ठीक है, डिविडेंड्स को, उस अमाउंट को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। वो अर्निंग्स वो होती हैं जो कंपनी रिटेन कर लेती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो वो जो रिटेन अर्निंग्स होते हैं वो फ्री नहीं होते कि बस रोक लिए, अर्निंग्स को रोक लिया डिविडेंड्स में से और फुल डिविडेंड पे नहीं किया एंड सिंपल इज़ दैट। नहीं, जब शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं आपको अपना डिविडेंड छोड़ने के लिए कि ठीक है आप रिटेन कर लें और इन्वेस्ट कर लें, सो देन दे एक्सपेक्ट मोर रिटर्न इन द फ्यूचर, कि जब आप हमारे इन डिविडेंड्स को रिटेन करके इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी की अर्निंग्स वो इंक्रीज़ होंगी फ्यूचर में एंड वी विल गेट मोर डिविडेंड। ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेशन में ये अपने डिविडेंड्स को छोड़ देते हैं कंपनी के लिए कि ठीक है आप इन्वेस्ट कर लें। बट ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हाई रिटर्न हमें मिलेगा, हाई डिविडेंड्स मिलेंगे, दैट इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ दीज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, उन्होंने जो आपको फंड्स दिए हैं तो ये उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन इक्विटी, इन्हीं रिटेन अर्निंग्स को अगर हम यूज़ करें तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये उस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है फॉर के एस, क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो के एस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P नॉट प्लस G। अच्छा, G क्या है? G ग्रोथ है। एज आई टोल्ड यू कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स मिलता है बट कॉमन स्टॉक होल्डर्स को फिक्स नहीं मिलता। जितनी कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं उतना उनका डिविडेंड भी बढ़ता है। सो कुछ कंपनीज़ जो फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं वो कंपनीज़ अक्सर एक फिक्स्ड ग्रोथ जो है वो अनाउंस करती हैं कि हम अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को हर साल इतना % ग्रोथ देंगे उनके डिविडेंड्स में। सपोज़ 5%, 4%, 6%, जितना भी वो अनाउंस करते हैं। सो दैट ग्रोथ इज़ फिक्स्ड और हर साल कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का उनके जो डिविडेंड्स होते हैं उनमें वही फिक्स % की ग्रोथ दी जाती है उनको। सो ये जी असल में उस ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, D1 क्या है? D1 जो है ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है कि इन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा। P नॉट इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन। अगेन हम एलिस इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एलिस इंडस्ट्रीज़ कॉमन स्टॉक इज सेलिंग फॉर $40 अ शेयर।
इनकी कॉमन स्टॉक की जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में वो करंटली इस वक्त $40 है एक शेयर की। नेक्स्ट ईयर्स कॉमन स्टॉक डिविडेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी $4.20। नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड दे रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि $4.20 ये पे करेंगे, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। अच्छा, एंड द डिविडेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 5%, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि हर साल 5% डिविडेंड जो है कॉमन स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड वो ग्रो करेगा। फिक्स 5% का 5% की ग्रोथ है उसमें इनडेफिनेट टाइम के लिए। सो कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ द सेम फार्मूला, KS इज इक्वल टू D1 नेक्स्ट डे डिविडेंड $4.20 डिवाइडेड बाई P0 करंट मार्केट प्राइस $40 प्लस G परसेंटेज के बगैर लिखेंगे, परसेंटेज से निकाल के, तो 0.05। तो ये सिंप्लीफाई करने पे बनेगा 15.5%। सो इफ़ एलिस इंडस्ट्रीज इंटेंड टू यूज़ द इंटरनल फंड्स, ठीक है, इंटरनल इक्विटी, इंटरनल कॉमन इक्विटी विच आर द रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स अगर यूज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी इनको 15.5%, विच इज़ अगेन मोर हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। और इस पे भी आगे बात करेंगे कि ये क्यों हाई है। अच्छा, नाउ वी मूव टू द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। सो द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी फ्रॉम न्यू कॉमन स्टॉक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KN, the cost incurred by a company when new common stock is sold is the cost of equity from new common stock, और KN। अगर कंपनी के इंटरनल जो उनकी रिटेन अर्निंग्स हैं, इंटरनल जो उनके फंड्स हैं, दोज आर नॉट सफिशेंट टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट, ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कैपिटल की, वो ज़्यादा है और इनको फर्दर फंड्स चाहिए, ज़्यादा फंड्स चाहिए। सो इन केस इफ़ दे ऑप्ट फॉर इशूइंग न्यू कॉमन इक्विटी, तो फिर उसकी कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी KN और कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन इक्विटी। इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि अब ये नए शेयर्स इशू कर रहे हैं तो अगेन वही इशूएंस कॉस्ट इसकी होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट होगी जो प्रेफर्ड स्टॉक की थी। फार्मूला इसके लिए होगा कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी के लिए KN इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 माइनस F, ठीक है, प्लस G। वही फार्मूला है जो कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी के लिए हमने यूज़ किया, सिर्फ एक डिफरेंस है F का, तो इस पर भी ऑलरेडी बात हो चुकी है। दिस इज़ द फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर। एलिस इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल अगेन लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं इस फार्मूला को। सपोज अगेन दैट एलिस इंडस्ट्रीज एंटिसिपेटेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर इज़ $4.20, जो इससे पहले भी था $4.20 एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। इट्स ग्रोथ रेट इज़ 5%, अगेन वही 5% ग्रोथ, और $40 अ शेयर इनकी प्राइस है पर शेयर। अच्छा, जो इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो $2 पर शेयर है। एक शेयर पे इनको $2 की कॉस्ट आएगी जब अगर ये इशू करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बैंक इनसे चार्ज कर रहा है 5%, तो वो 5% जो कॉस्ट बन रही है वो $2 पर शेयर बन रही है। फार्मूला में पुट करें तो ये 16.05% इनकी कॉस्ट होगी न्यू इक्विटी की, ठीक है। ये थोड़ा और भी बढ़ गया, जो इनकी ये कॉस्ट है ये थोड़ा और बढ़ गई कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन इक्विटी से। रीज़न इसका ये है कि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी इनके ऊपर आ रही है जो इंटरनल कॉमन इक्विटी में नहीं थी। अच्छा, अब प्रेफर्ड स्टॉक से ये कॉस्ट क्यों ज़्यादा है कॉमन इक्विटी की? द रीज़न इज़ द सेम जो प्रेफर्ड स्टॉक के लिए हमने डिस्कस किया था कि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्रेडिटर से, इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर ज़्यादा रिटर्न डिमांड करते हैं, तो उस वजह से कंपनी को उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है। यहाँ भी सेम रीज़न है कि कॉमन स्टॉक होल्डर जो हैं दे बेयर मोर रिस्क दैन दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, तो इस वजह से इनकी कॉस्ट वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर से भी ज़्यादा पड़ेगी कंपनी को। और रिस्क क्यों लेते हैं ये ज़्यादा? एक तो इनको डिविडेंड बाद में मिलता है, तो पहले फ़िक्स मिल जाता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो प्रेफर्ड वाले अपना फ़िक्स डिविडेंड लेके निकल जाते हैं।
अब बाकी इनके लिए अर्निंग्स कम बचती है तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा बचते हैं अर्निंग्स तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। सेकंड, वही कंपनी की लिक्विडेशन के वक्त कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस वक्त जब एसेट्स इनके सेल आउट हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं, तो पहले पेमेंट क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और आखिर में कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट होती है। सो दे बेयर मोर रिस्क दैन बोथ ऑफ दोज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स। इस वजह से इनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ये ज़्यादा होता है, ये हाई रिटर्न डिमांड करते हैं, प्लस कंपनी के ऊपर इनकी कॉस्ट भी ये ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। ये वो कॉस्ट है जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी कि व्हेन वी फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम पहले कंपोनेंट कॉस्ट्स ऑफ कैपिटल वो हम डिटर्मिन करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट अलग से फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अलग से डिटर्मिन करते हैं और कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक अलग से करते हैं। फिर आखिर में हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम कंपनी के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम वो डिटर्मिन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि कितनी कॉस्ट इनको पड़ रही है सारे कैपिटल की, टोटल कैपिटल की, जो सो फार इन्होंने जनरेट किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। वी आर हैविंग दी 3 कंपोनेंट कॉस्ट्स, ATKD आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, 6% हमने कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 12.5%, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक 15.5%। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब बल्कि फार्मूला से पहले हम थोड़ी सी इस पे बात कर लें, ये वेट पे, ठीक है, कि वेटेड एवरेज का क्या मतलब है। सो वेट के लिए पहले आप समझ लें कैपिटल स्ट्रक्चर को। मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ सिंपली द मिक्सचर ऑफ कैपिटल यूज्ड टू फाइनेंस अ फर्म्स एसेट्स, ठीक है। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस, उसके पास जो फाइनेंसिंग के ऑप्शंस होते हैं, तो डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, कि लोन ले ले या बॉन्ड्स इशू कर ले। इसके अलावा प्रेफर्ड स्टॉक का ऑप्शन होता है और कॉमन स्टॉक का ऑप्शन होता है। तो डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग एक कंपनी कर सकती है फाइनेंसिंग के लिए जब उनको फंड्स चाहिए होते हैं, और इक्विटी में भी फिर प्रेफर्ड स्टॉक अलग ऑप्शन मौजूद है और कॉमन स्टॉक का ऑप्शन वो अलग से है। तो जब हम तीनों का वो एक परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेट से कितनी % फाइनेंसिंग है एक कंपनी की, प्रेफर्ड स्टॉक से कितनी % फाइनेंसिंग की है और कॉमन स्टॉक से कितनी % फाइनेंसिंग की है, सो इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट फर्म और दैट बिजनेस। अब सपोज़ यहाँ पे हम एलिस इंडस्ट्रीज़, अगेन उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट का एक पोर्शन देखते हैं कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी क्या पोजीशन है, मिक्सचर क्या है फाइनेंसिंग का। टोटल एसेट्स इनके हैं $1 मिलियन के। इन $1 मिलियन के एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लाइबिलिटीज से जो इन्होंने फाइनेंसिंग की है वो $4 लाख की है, $400,000। करंट लाइबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, मतलब शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट। सो डेट फाइनेंसिंग इन्होंने की है $4 लाख। प्रेफर्ड स्टॉक से इन्होंने फाइनेंसिंग की है $1 लाख एंड कॉमन इक्विटी से इन्होंने फाइनेंसिंग की है $5 लाख। तो ये तीनों बन रहे हैं $1 मिलियन, विच इज़ इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों ये इक्वल होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो अब हम देखते हैं कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। डेट से फाइनेंसिंग है इनकी $4 लाख, तो $4 लाख डिवाइडेड बाय जो टोटल है फाइनेंसिंग $1 मिलियन, तो ये 0.40 और परसेंटेज में देखें तो 40%। प्रेफर्ड स्टॉक से इसी तरह $1 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो वो बन रहा है 10%। और कॉमन इक्विटी से जो इनकी फाइनेंसिंग की परसेंटेज बन रही है $5 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो वो 50% बन रही है। सो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ कि डेट से 40%, प्रेफर्ड स्टॉक से 10%, कॉमन इक्विटी से 50%। सो ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी है और ये वेट्स भी हैं। हर एक कंपोनेंट
जो कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे अभी, तो साथ साथ हम वेट्स यूज़ करेंगे। सो ये है वो वेट्स। डेट का वेट है 40%, प्रेफर्ड स्टॉक का 10% एंड कॉमन इक्विटी का या कॉमन स्टॉक का 50%। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय KA, ए मीन एवरेज, या WACC। फार्मूला होगा इसका KA इज़ इक्वल टू वेट ऑफ डेट, ठीक है, कि बैलेंस शीट में इनका डेट का वेट कितना है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, 40% है, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसी डेट की कॉस्ट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, फिर प्लस कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक के लिए ऐड करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक का वेट जो हमने कैलकुलेट किया 10%, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रेफर्ड स्टॉक का उसकी कॉस्ट KP, देन प्लस वेट ऑफ कॉमन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। एलिस इंडस्ट्रीज की एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी हम उसके वेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। वेट ऑफ डेट हमने कैलकुलेट किया 40%, सो विदाउट परसेंटेज लिखेंगे 0.40, मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट वो था 6%, सो 0.06, प्लस वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 10% मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 12.5%, फिर वेट ऑफ कॉमन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक 15.5%। सिंप्लीफाइंग दिस फार्मूला तो ये बनता है 11.4%। सो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एलिस इंडस्ट्रीज इज 11.4%। अब जब इनकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 11.4% बन रही है, ठीक है, गिवन द वेट्स ऑफ ईच कैटेगरी जो हमने ली, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, वेट्स को कंसिडर करने के बाद जो इनकी एवरेज कॉस्ट बन रही है वो 11.4% बन रही है। सो इट मीन्स कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट करेंगे और जिस भी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ये फाइनेंसिंग की है सो फार, उन सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उन सारे प्रोजेक्ट से इनको एटलीस्ट 11.4% रिटर्न वो निकालना होगा, लेना होगा, टू पे टू ईच जो इनके फाइनेंसर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स प्लस कॉमन स्टॉक होल्डर्स, हर एक को उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो उनकी कॉस्ट है वो पे करने के लिए इनको एटलीस्ट सारे प्रोजेक्ट से, सारी इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी इन्होंने की है उनसे 11.4% का रिटर्न वो लेना होगा। अगर ये नहीं ले पाते, सो दे वोंट बी एबल टू पे द क्रेडिटर्स और द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स और द कॉमन स्टॉक होल्डर्स द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोवाइडेड फंड्स, जो भी उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए हैं उनकी कॉस्ट ये पे नहीं कर पाएंगे। सो इससे अगर ये ज़्यादा अर्न करते हैं वो इनका प्रॉफिट होगा, और 11.4% तक जो है ये सिर्फ उनका जो रिटर्न है वो उनको मिल जाएगा, क्रेडिटर्स को अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको अपना डिविडेंड मिल जाएगा, प्लस उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी कवर हो रही है, और प्लस कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनका भी डिविडेंड प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट वो भी 11.4% में ये सारी कॉस्ट्स कवर हो जाएंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।